जेन्युइनली कई चीज़ों पर इस वक्त अभाम है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि आप ये समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का रेगुलर बेंच है, पहले मामला उसके पास जाना चाहिए और फिर ये देखना चाहिए कि कौन सा केस आईनी बेंच में जाएगा, फिर वो आईनी जो कमेटी उस हवाले से फैसला करेगी। लेकिन एज ऑफ नाउ, जैसे जो इस केस की अगर हम मिसाल रखें, कस्टम्स एक्ट केस की, तो यहाँ तो इंतजामिया यानी कि जो रजिस्ट्रार है उन्होंने ये केसेस अलॉट किए होंगे ना कि फलां केस जो है वो जाएगा रेगुलर बेंच की तरफ और बाकी केस जो है वो आईनी बेंच की तरफ जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए, कमेटी को ही डिसाइड करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसको कमेटी को ही, क्योंकि कमेटी इख्तियार देती है रजिस्ट्रार को भी कि वो उसने तो एक मिनिस्ट्रियल एक्ट करना होता है। देखें, जो कमेटीज हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, ये बड़ी अहम बात है समझने वाली। इनका इख्तियार बेशक उसमें चीफ जस्टिस बैठे हैं, सीनियर प्यूनल जज बैठे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हेड बैठे हैं, लेकिन वो जो इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो जुडिशियल नहीं है। जुडिशियल जो डिटर्मिनेशन है वो हमेशा ऊपर होती है, उसका इफेक्ट कानून का होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो हैं वो कभी भी जुडिशियल एक्शन को ना रोक सकते हैं ना अनडू कर सकते हैं। ये बेसिक जुरिस्प्रूडेंस जी। और क्योंकि मैं इस केस में जो प्रेस रिलीज बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आई, उसमें तो ये कहा गया ना कि जो एडिशनल रजिस्ट्रार है उन्होंने गलती की थी, ये केस को रेगुलर बेंच में भेजकर एक्चुअली ये केस जाने ही आईनी बेंच की तरफ चाहिए थे। इसका मतलब ये रजिस्ट्रार के लेवल पे डिसाइड हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे डिसाइड हुआ था कि कौन सा केस किस बेंच में जाएगा, ऐसा ही है ना? जी, उससे तो यही पता चलता है कि ये एक मिस्टेक की वजह से ये लगा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने, और फिर उनको शायद उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया है। लेकिन मेरा कहना ये है, मेरा ख्याल ये है कि अगर वो बाय मिस्टेक भी लगा है तो एक जुडिशियल, एक कोर्ट के सामने, एक बेंच के सामने जब वो लग गया है और वहां पे ये एतराज आता है कि आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो वो कोर्ट एक नोटिस करती है कि इसको हम देख लेते हैं कि हमारी जुरिस्डिक्शन क्यों नहीं है। और इन कवानीन में, जैसे कि अभी भी कंटेम्प्ट वाले केस में जिस तरह चीजें आर्ग्यू हुई हैं, बहुत सारे सवाल उभर के आए हैं। तो अगर इन सवालों को आप एक फुल कोर्ट में भेज के वंस फॉर ऑल डिसाइड कर देंगे और उस फुल कोर्ट, लेकिन शायद साहब यहाँ पे भी ये सवाल है ना कि ये अगर इस तरह का फैसला कल आता है तो फुल कोर्ट बनाएगा कौन? इस पर जैसे आप भी कह रहे हैं कि क्लैरिटी की जरूरत है। दूसरा, बीच में तो ये भी बहस थी कि जब आईनी बेंच बन चुका है तो इसका मतलब जो आईनी बेंच के जजेस होंगे, चाहे वो 7 हो 8 हो, वही फुल बेंच तस्वुर किया जाएगा। नहीं, आईनी बेंच के फुल कोर्ट में और फुल बेंच में फर्क है। फुल कोर्ट का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने अवेलेबल जजेस हैं वो सारे बैठेंगे और वो बैठ के उस पे अपनी डेलिब्रेशन करेंगे। फुल बेंच, हम जो यहाँ पे हाई कोर्ट में 3 या 3 से बड़ा बेंच जो है, हम उसको फुल बेंच कहते हैं, और यहाँ पे उसको लार्जर बेंच कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के अगर 7-8 जजेस बैठे हैं तो वो फुल कोर्ट नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला होता है, लेकिन जब कोई लार्जर इशू आता है तो पूरी कोर्ट बैठ के, जैसे माजी में भी होता रहा है, आज भी हो सकता है कि पूरी कोर्ट बैठ के जितने भी उसमें सिटिंग जजेस हैं उस पर डेलिब्रेशन करें और एक फैसला करें, ताकि उस फैसले का इम्पैक्ट जो है वो फिर सारे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे भी बाइंडिंग होगा और दूसरे जजेस पे भी बाइंडिंग, क्योंकि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी उस पर भी पहले सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठा था। शाहिद जमील साहब, क्योंकि आपको रिटायर हुए अदालत से, हाई कोर्ट से ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, तो मैं जरा आपकी इसमें मावना चाहूंगा और आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहूंगा, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से हम ये देख रहे हैं, कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं कि जजेस के दरमियान तकसीम थी, लेकिन अब जब 26वीं तरमीम आई तो कहा गया कि इससे ये तकसीम खत्म होगी। आपको ये होता हुआ नजर आ रहा है या आपको लगता है कि क्योंकि आईनी बेंच, रेगुलर बेंच अलग हो गए तो इससे ये तकसीम कम नहीं होगी, मजीद बढ़ेगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कई अदालतों में, सिंध हाई कोर्ट की मिसाल सामने है कि टॉप जो 8 जजेस हैं वहां पे, सीनियर 8 जजेस, उनको आईनी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया, वो रेगुलर बेंच में ही है। तो उनमें से कई ऐसे होंगे जो अपने पूरा करियर इस पर गुजारते रहे कि वो आईनी केसेस सुनते रहे, तो उनमें एक जाहिर सी बात है खलीज तो रह जाएगी। तो आपको लग रहा है कि ये इवेंचुअली तकसीम खत्म होगी या बढ़ेगी, जो अब हमने एक सिस्टमाइज कर दिया है एक तरीके से इस तकसीम को? अब ये आपका सवाल जो है ये अब सियासी हो गया, ये लॉ से थोड़ा सा हट गया है, लेकिन जो ये फैक्ट्स हैं और जो मेरी असेसमेंट है कि पहले भी कुछ गलतियां जो जुडिशरी की तरफ से हुई बड़ी सीरियस थी, उनकी वजह से ये तकसीम थी। और अब ये जो एग्जीक्यूटिव ने इसको इंट्रूड किया है, मैं तो यही वर्ड यूज करूंगा। देखें, जो प्रिंसिपल है ना कॉन्स्टिट्यूशन का
اور ڈیموکریسی کا بیسک پرنسپل ہے سیپریشن آف پاور. اور یہ Trichotomy of تین power, پلر جی. جو ہیں، تین جو اس کے آرگنز ہیں، یہ ایک دوسرے پہ چیک اینڈ بیلنس کا کام کرتے ہیں. اور اسی پہ یہ کانسٹیٹیوشن کھڑا ہوتا ہے، اسی پہ ڈیموکریسی جس کو ہم کہتے ہیں اور ڈیموکریٹک سسٹم کہتے ہیں، وہ اسی پہ ہی کھڑا ہوتا ہے. اس میں ایک لیجسلیچر ہے، ایک ایگزیکٹو ہے اور ایک جوڈیشری ہے. اب جوڈیشری نے اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرنا ہے، ایگزیکٹو نے امپلیمنٹ کرنی ہے اپنی پالیسیز کو اور لا کو، اور لا بنانا ہے مقننہ نے. یہ جو بحث ہے کہ لیجسلیچر سپریم ہے کہ سپریم کورٹ سپریم ہے، یہ صرف سیاسی بحث ہے جس سے لوگوں کو، میں یہ ورڈ مجبوراً یوز کر رہا ہوں، کہ گمراہ کیا جا رہا ہے. یہ جو لیجسلیچر کا اپنا رول ہے کانسٹیٹیوشن میں، جوڈیشری کا اپنا رول ہے. قانون جوڈیشل ریویو کی پار جو ہے وہ انٹرینچڈ ہے سارے سسٹمز میں. اب جہاں بھی ڈیموکریسی ہے وہاں پہ جوڈیشل ریویو آف دی لیجسلیٹو ایکٹس اور جوڈیشل ریویو ایڈمنسٹریٹو ایکٹ، یعنی جو انتظامیہ کوئی کام کرے گی اس کا جوڈیشل ریویو کورٹ کر سکتی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ تو انفرنج نہیں ہوا. یا کوئی جو لیجسلیچر ایکٹ پاس کرتی ہے تو اس کو دیکھ سکتی ہے ایک فنڈامنٹل رائٹ کے ٹچ سٹون پہ اور ان کی کیپیسٹی کی، جو کیونکہ کچھ اب جو اختیارات ہیں وہ صوبے کو ہیں، کچھ اختیارات فیڈریشن کو ہیں اور کچھ اختیارات ہیں کچھ نہیں ہیں. تو یہ اس لیجسلیچر کو، مقننہ کو برطانیہ کی مقننہ سے کمپیئر کرنا کہ جی یہ وہ کسی بلو آئیڈ بچے کو جو ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ڈکلیئر کر سکتے ہیں. اٹ از ناٹ in the countries where constitution is made and legislature is a product of constitution. Now keeping this in mind, شاہد جمیل صاحب، میں پھر پوچھوں گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ تقسیم کم ہوگی یا تقسیم بڑھے گی؟ تقسیم بڑھے گی تھی، تقسیم بڑھ گئی ہے اور یہ بڑا نیچرل ہے. دیکھیں جو ججز بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ ہیومنز ہیں اور وہ ایک اپنا کیریئر جو ہے وہ لے کے آئے ہیں. ایک وہ یہاں سے ڈائریکٹلی کوئی سپریم کورٹ میں آج اور کل نہیں لگا ہے، اپنی اپنی ہائی کورٹس میں انہوں نے بہت کام کیا ہے، ان کی اسپیشلٹیز ہیں. ایک ایکسپیکٹیشن، لیجٹمیٹ ایکسپیکٹیشن ہے کہ سپریم کورٹ میں وہ جائیں گے، ان کو یہ کیسز ملیں گے. اور اگر اس میں جو جوڈیشل کمیشن ہے جو کہ ڈومینیٹ کرتا ہے، جس میں زیادہ لوگ جو ہیں وہ انتظامیہ سے ہیں، وہ اس کو ان کے ووٹ زیادہ ہیں، وہ بیٹھ کے کچھ ایک دو ججز کے ووٹ کے ساتھ اگر ڈومینیٹ کر دیں گے اس ادارے کو تو سیپریشن آف پاور کا پرنسپل ختم ہو جائے گا. اور آپ ان ججز پہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیں گے. جو کراچی والی سندھ ہائی کورٹ کی مثال آپ نے بڑی ایپٹلی دی ہے کہ وہاں پہ آپ نے اوپر کے 7-8 ججز کو اگنور کر کے جونیئر ججز کا بینچ بنا دیا ہے. تو اس میں انگزائٹی بھی ہوگی، وہ ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوگی، اور یہ ایک ہیومن ایلیمنٹس ہیں، ان کو دبایا نہیں جا سکتا.